देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मोहर लगा दी है। राजभवन में 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाया गया, जिसके कारण अब भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ ही 10 करोड़ तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो नकल की सजा अब सीधे जेल होगी। नकल माफियाओं पर कड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे थे, नकल की बात सामने आ रही थी भर्ती परीक्षाओं में, उसको लेकर धामी सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है राज्यपाल की। अब नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए धामी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। क्या नकल पर नकेल कसी जा सकेगी इस कानून के जरिए? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने पहले ही ये निर्णय किया था जैसे ही नकल के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें हाकिम सिंह से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि राज्य में एक ऐसा नकल विरोधी कानून लागू किया जाएगा जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना, और उसका नतीजा जो है अब देखने को भी मिला। जल्द ही से जो है कानून पास भी हो गया। बाकायदा जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अध्यादेश बाकायदा जो है अग्रसर किया गया था राजभवन के लिए, राजभवन से भी जो इसको मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब जो है ये कानून बन गया है। बाकायदा अब जो है इस कानून में प्रावधान किया गया है, जो भी जो है नकल माफिया जो है गिरफ्तार होगा उसके ऊपर जो 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड होगा। इसके साथ ही जो आजीवन कारावास होगा। इसके अलावा जो परीक्षार्थी नकल करते और नकल करवाते हुए पाए जाएंगे उनको भी 3 साल की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार नकल विरोधियों के खिलाफ किस तरीके से कानून लागू करके पास करके जो है उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। जी बिल्कुल सौरभ, युवाओं को कितना अब राहत की सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि नकल के चलते कई युवाओं का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है। इससे पहले भी कितनी भर्ती परीक्षाएं सामने आई जिनमें धांधली हुई, पेपर लीक हुए, तो युवा कहीं ना कहीं चिंतित थे प्रदेश के। उनको कितना राहत की सांस लेने की अब जरूरत है? देखिए, एक बड़ी राहत की बात ये जरूर कही जा सकती है कि जहां पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता था, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत का उन युवाओं को मौका नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों से कहीं ना कहीं उनकी दूरी बनती ही चली जा रही थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा यह अध्यादेश जो लागू किया गया है, जिसे कानून का रूप जो दे दिया गया, उससे कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत की जो है सांस लेने की जरूरत दिखाई दे रही है। बाकायदा अब जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो है एक बेहतर तरीके से परीक्षाओं को संपादित कराया जा सकेगा। उनका जो है भविष्य अब जो है भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा, अधर में लटकता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अमूमन जब भी हमने देखा कि पेपर लीक होते थे तो कहीं ना कहीं युवा उससे नाराज होते थे, तमाम जो परीक्षाओं के रिजल्ट जो रोक दिए जाते थे। अब जो है तमाम चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। परीक्षाएं जो बेहतर तरीके से होंगी और जो नकल विरोधी जो नकल माफिया हैं उन पर भी जो है बड़ी नकेल कसी जा सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने का काम किया, उसके लिए कानून बनाया जाए और अब युवाओं को भी धैर्य दिखाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस के द्वारा भर्ती परीक्षाओं की जांच की जा रही है, जिसमें कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कई जांच की रडार पर आए हुए हैं। फिलहाल युवा जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि हाईकोर्ट भी स्पष्ट कह चुका है कि पुलिस की जांच सही दिशा में है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ऐसे में युवाओं को संयम बरतने की जरूरत है। प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी इस परीक्षा घपले को जड़ मूल नष्ट करने का संकल्प लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्रवाई हो रही है। अभी बहुत लोग एक प्रकार से उस दायरे में और भी आ सकते हैं। उसके लिए जो एजेंसी हैं वो काम कर रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी। उसका कैलेंडर जारी हो चुका है और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और युवाओं को मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अब जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी होंगी
अभी तक जो कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो पेड़ लगा रखा था उसको जड़मूल नष्ट करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी इस परीक्षा घपले को जड़मूल। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश भले ही शासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से इस कार्य के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने का काम किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, उत्तराखंड का युवा हमेशा शांत युवा रहता है और इसी युवा के हित के लिए धामी सरकार संकल्पबद्ध है। लगातार सरकार की तरफ से युवाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि उत्तराखंड में शांति बनी रहे, इसलिए उनके द्वारा युवाओं को लगातार बरगलाने का काम किया जाता रहा है। निश्चित रूप से जो कल की घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे युवाओं के साथ जिस तरह से जो बाहरी शरारती तत्व उसमें शामिल हुए और विघ्न संतोषी लोग जिस प्रकार से जो हमारे विपक्ष कांग्रेस है जिस प्रकार से वो उत्तराखंड की शांति को विघ्न डालना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल की जो घटना है वो हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं, नौजवान जो हमारे साथी उत्तराखंड के, बहुत शांत प्रिय हमारा प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं, उनका लक्ष्य अपने भविष्य के प्रति है। ये जो हमारे उत्तराखंड के युवा इस तरह की जो घटना हुई उसमें हमारे उत्तराखंड के युवा शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बाहर से ये षड्यंत्र रचा गया विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा और बाहर के जो शरारती तत्व इसमें शामिल हुए उनके खिलाफ निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए और चाहे हमारे युवाओं के साथ भी किसी की प्रकार की कोई बदतमीजी हुई है उसके खिलाफ भी जिसने बदतमीजी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा तो झूठ बोलने में माहिर है। हाँ बताइए, कांग्रेस का कार्यालय आपके सामने है, कांग्रेस के कार्यालय से पथराव हुआ? पथराव तो भाजपा के कार्यालय की तरफ से हुआ है। गांधी पार्क में अंदर इतने लोग कैसे घुस गए? सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है? कहाँ गई इनकी इंटेलिजेंस? कहाँ गई इनकी LIU? कैसे लोग पत्थर लेके अंदर घुस गए? ये भाजपा की साजिश सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। भाजपा ने पहले अपने कार्यकर्ता अंदर घुसाए, अपनी तरफ से घुसाए। ये तो थोड़ी भी शर्म अगर भाजपा को होती, इनके नेताओं को होती, तो इस तरह के आरोप नहीं लगाया करते। ये दुनिया ने देखा पथराव कहाँ से हुआ, कैसे पथराव हुआ। कांग्रेस के लोग नेतृत्व नहीं कर रहे थे उसका। जिसकी सरकार है उसकी नैतिकता कहती है उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। उनका फेलियर है। भाजपा तो झूठ। हरिद्वार में जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही SIT ने कोचिंग करने वाले छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी विकी रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। SSP अजय सिंह ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक विकी पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में था और उसने एक पेपर खरीदकर कोचिंग कर रहे छात्रों को नकल कराई। इसके बदले उसने छात्रों से 19 लाख रुपए वसूल किए। आरोपी के पास से पुलिस को 2 लाख रुपए कैश और कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। वहीं कांग्रेस में भले ही अभी सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन हरिद्वार सीट के लिए इन दिनों पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं में द्वंद्व छिड़ गया है। एक तरफ जहां पूर्व CM हरीश रावत हरिद्वार से मैदान में हैं, उतरने की आस में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी लोकसभा सीट पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के इन 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रहे द्वंद्व पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लोकसभा चुनाव में टिकट किसको दिया जाएगा इसका फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन चुनावी तैयारी करने का हक सभी नेताओं को है और उसी क्रम में ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। कोई द्वंद्व नहीं है। देखिए, टिकट देने का काम हाईकमान का होता है। जब टिकट फाइनल होगी तैयारी करने का अधिकार है और हरीश रावत जी सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। कल ही वो कई वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं आपके सामने, उन्होंने सब लोगों से अपनी बात कही है, भेंट की है
और उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है, आगे भी नेतृत्व करेंगे। ऐसा किसी पे कोई टकराव या झगड़े की कोई बात नहीं है। प्रीतम सिंह जी रावत दोनों आपस में कोई द्वंद्व नहीं है। देखिए, टिकट देने का काम हाईकमान। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है। कांग्रेस भले ही कह रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने से कहीं ना कहीं ये आवाज आ रही है कि हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं में द्वंद्व छिड़ गया है। अभय कैंत्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, हरिद्वार के लिए इन दिनों पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं में द्वंद्व नजर आ रहा है, हरक सिंह रावत और हरीश रावत। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हरिद्वार की लोकसभा सीट पर जो 2024 को जो चुनाव होना है, यानी 2024 की जो लोकसभा चुनाव होने उस पर हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के भीतर दो वरिष्ठ नेताओं की आपसी जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं जो पूर्व में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद यहाँ पर रहे। दूसरे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले ये कह सकते हैं कि अपनी जो तैयारी है वो हरिद्वार लोकसभा सीट से वो कर रहे हैं। कई बार उन्होंने इशारों में पार्टी हाईकमान को भी अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया है कि वो हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से वो हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस समय अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करें, तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर अभी से ही लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो संभावित दावेदार हैं, उनकी लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। वो आपस में ही एक दूसरे को पीछे करने में जुटे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत कई बार ये कह सकते हैं कि अपने बयानों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साध चुके हैं। कई बार उनको उनके शासनकाल की उन गलतियों को बताने का काम यहाँ पर कर चुके हैं कि किस प्रकार से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का शोषण उनके समय में यहाँ पर किया जाता था, किस प्रकार से वो अपनी मनमर्जी अपना चलाने का काम यहाँ पर करते थे। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टी के भीतर जो है, कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है वो खुलकर सामने आने लगी है। उसमें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हो, वो दोनों ही हरिद्वार की इस लोकसभा सीट के लिए आपसी जुबानी जो जंग है वो उसको लगातार यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। और सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि भले ही 24 की लड़ाई के लिए अभी 1 साल का समय बचा हो, लेकिन उस 1 साल से पहले से यानी नेता अपनी अपनी तैयारियों पर यहाँ पर जुट चुके हैं। और पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए हों या दायित्वधारी रहे हों पूर्व में, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह समझा जा रहा है वो अपनी बातों में इस बात के और देखना होगा कि 2024 के लिए ये तैयारी की जा रही है और किसको इसमें सफलता मिलती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की, वो भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह देखने को मिल रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर दो वरिष्ठ नेताओं में द्वंद्व छिड़ा नजर आ रहा है। हालांकि खुलकर कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर खाने से यही खबर आ रही है कि एक सीट के लिए दो नेता आपस में कहीं ना कहीं जंग देखने को मिल सकती है। कांग्रेस में हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच में आपका क्या कहना है इस पर? जी देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ये कांग्रेस पार्टी का मसला है और इस पर उन्हीं का चिंतन और मनन है। लेकिन जहाँ पे अंतर्कलह और कलेश की बात है, देखिए भाजपा का जो संगठन है, भाजपा में सब कुछ जो है संगठन के जो हमारे लोग हैं वो तय करते हैं कि इसको कहाँ पे इलेक्शन लड़वाना है और लड़वाना भी है या नहीं लड़वाना। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है और इनके जो जिस तरीके से इनका रिस्पांस आता है, यहाँ पे शुरू से ही कुर्सी के लिए खींचातानी बनी रहती है, चाहे कोई तैयारी कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदने के लिए ये खुद ही काफी है। और ये तो इनका संगठन और दिल्ली से क्या ऑर्डर आता है, किसके पक्ष में आता है, किसको वो लड़वाएंगे, ये तो समय तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को जिस तरीके से हरक जी चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के किले में, तो मुझे अभी ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं। लेकिन फिर भी देखें क्या होता है आगे। बिल्कुल, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा कि किसको टिकट देना है, और ये सब सिर्फ चुनावी तैयारी है। सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करने का हक है और सिर्फ ये चुनावी तैयारी है। जी देखिए, प्रीतम सिंह जी जो हैं, प्रीतम सिंह कांग्रेस में एक ऐसी कड़ी है, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत जी उनके आवास पर भी गए थे। तो जब अपना वक्त सुनीता जी, इस पर हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत भी जुड़ गए हैं। हरक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। नमस्कार।
सुना है आप हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, देखिए ऐसा, देखिए ये कौन चुनाव लड़ेगा ये तय पार्टी हाईकमान करता है, पार्टी संगठन करता है। मैंने तो केवल पार्टी संगठन से अपनी इच्छा जरूर बताई है कि मैं जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान से कहा था, पार्टी के संगठन से कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ जी। तो मैंने इस बार पार्टी हाईकमान से जरूर कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अपनी इच्छा ये व्यक्त की है कि मैं हरिद्वार से लड़ना चाहता हूँ जी। और ये निर्णय तो हरक सिंह जी, हरिद्वार ही क्यों, पौड़ी क्यों नहीं? नहीं, मैं इसलिए कि मैं बहुत काफी समय से यहाँ गतिविधियां 2007 से 12 डोयाला विधानसभा जो हरिद्वार पार्लियामेंट में है, उस समय काफी मैंने उस समय भी तैयारी की थी और काफी लोगों से मेरा लगातार संपर्क था। लेकिन बीच में क्योंकि उस समय मुझे पार्टी ने रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ाया और मैं रुद्रप्रयाग से चुनाव जीता, तो इस बार इससे वो एक काफी लंबे समय से, क्योंकि जो हरिद्वार पार्लियामेंट क्षेत्र है उसमें ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर में हमारे जो गढ़वाल से लोग, काफी लोग जो मेरे विधानसभा क्षेत्रों में रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, लहसदौन से, गुरुद्वार से काफी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। तो उन लोगों सब लोगों ने मुझसे कहा कि हरक सिंह जी, आप उन नेताओं में से हैं जहां से चुनाव लड़े हैं, वहां से जीत हासिल की है, फिर चाहे पौड़ी हो या हरिद्वार हो, ऐसे में ये चॉइस समझ नहीं आ रही है। हरक सिंह रावत तो हरक सिंह रावत है, कहीं से भी चुनाव लड़े। देखिए, मैं 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी पार्लियामेंट चुनाव लड़ चुका हूँ और क्योंकि इस बार वहाँ से मनीष खंडूड़ी जी बुरे समय में कांग्रेस से 2019 में चुनाव लड़े, इसलिए वहाँ से मैंने, क्योंकि यहाँ अमरीश जी लड़े थे 2019 में, आज दुर्भाग्य से आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो और हरीश राव जी नैनीताल से लड़े थे, इसलिए क्योंकि मैंने इसलिए गढ़वाल से चुनाव लड़ने की, क्योंकि जबकि मैं 2014 में जब कांग्रेस की भी बुरी स्थिति, माने सतपाल महाराज जी कांग्रेस छोड़ चुके थे, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं उस बुरी स्थिति में भी पौड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब इस बार मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है जी। देखिए, आपने भी इच्छा व्यक्त की है, हरीश रावत जी भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी लड़ना चाह रहे हैं, तो कुर्बानी कौन देगा? आप दोनों वरिष्ठ नेता है। नहीं, अब टिकट तो देखो पार्टी एक ही को देगी, तो जिसको भी देगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई हर इच्छा पूरी हो जाए। और जब मैंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी तो पार्टी ने मेरी इस बात को माना। तो यानी कि हरीश रावत जी को अगर टिकट मिलता है तो आप उनके लिए काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं पार्टी में रहकर छुरा नहीं घोंप सकता। हाँ ठीक है, अगर नहीं पसंद है कि तो मैं छोड़ दूंगा पार्टी, लेकिन पार्टी में रह के छुरा नहीं घोंप सकता कि भाई पार्टी में कांग्रेस में भी रहूं और कांग्रेसों को हराने के लिए भी काम करूं। मेरी रणनीति और मेरा काम ये मेरा। हरक सिंह जी, फिर 2016 में विधानसभा में किसने छुरा घोंपा था? हरीश रावत की पीठ पर। मैंने छुरा नहीं घोंपा था, हमने तो खुल के लड़ाई लड़ी, खुल के विरोध किया था। छुरा घोंपना उसे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में भी रहता और कांग्रेस के खिलाफ काम करता, तो मैंने खुल के बगावत की थी। हमने एक तरह से, जिस तरह कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो पांडव खुल के जो है कौरवों के खिलाफ लड़े। ये तो है नहीं कि तो कौरव कौन था? नहीं, अब मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि कोई लड़ाई जब लड़ी जाती है तो कम से कम पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करना, ये मेरे चरित्र में नहीं है, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। हरक सिंह जी, कुल मिलाकर ये बताइए, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अगर पार्टी लड़ाएगी चुनाव तो देखिए, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद जी। तो हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक अंतर्कलह देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहां पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वहीं हरक सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि कौन इस सीट से मैदान में होगा, इसका फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन कांग्रेस के बीच का ये जो द्वंद्व है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फिर से एक मुद्दा बन जाएगा। चुनावी तैयारी करने का हक सभी नेताओं को है और उसी क्रम में ये तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ऐसा कहना है। हालांकि टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला हाईकमान करेगा।
तो हरिद्वार लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी? हरक सिंह रावत या फिर हरीश रावत? किसकी जीत होगी? दोनों नेताएं, दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों यहां पर ज्यादा एक्टिव हैं। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अभय, कांग्रेस का कहना है कि चुनावी तैयारी है और चुनावी तैयारी करने का हक सभी को है। टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जब बिल्कुल यही समझा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान किसको टिकट देगी, उसी टिकट के आधार पर चुनाव की जो रणनीतियां होंगी, चुनाव के जो ये कह सकते हैं समीकरण होंगे, वो उस आधार पर तय होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि बीजेपी के भीतर भी ये लड़ाई आसान नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में भी ये समझा जा सकता है कि जो वरिष्ठ विधायक है पार्टी के, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक, इस समय हरिद्वार सीट से विधायक है, लगातार 5वीं बार उस सीट से चुनकर आए, उनका भी दावा इस बार लोकसभा सीट चुनाव में लड़ने का है। और हरिद्वार सीट उनके लिए काफी मुफीद है, क्योंकि हरिद्वार शहर सीट से विधायक है। दूसरी तरफ जो लोकसभा के जो सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी अपनी चुनावी ताल यहाँ पर फिर से ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वो लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में कोई एक टिकट का दावेदार नहीं है, बल्कि दोनों ही दलों के भीतर इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए लंबी चौड़ी नेताओं की सूची यहाँ पर समझी जा सकती है। अब ये दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता रहे हैं। ऐसे में हाईकमान के लिए कितनी मुश्किल होगी ये फैसला करना कि किसको इस सीट की कमान सौंपी जाए। पार्टी हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होगी, क्योंकि हरक सिंह रावत का कद कोई छोटा कद नहीं समझा जा सकता। वो गढ़वाल के शहर के नाम से यहाँ पर सूबे की राजनीति में विख्यात है, और जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, हर बार उन्होंने ये कह सकते हैं कि अभी तक 4 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। 4 चुनाव में 3 बार अपनी सीट बदल चुके हैं, तीनों बार अपनी विधायकी की सीट उन्होंने जीती है। ऐसे में उनका जो दावा हरिद्वार सीट पर है, उसको पार्टी इस समय इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पिछले जो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस समय उन्होंने टिकट नहीं मांगा था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो पार्टी ने उनकी उस इच्छा को यहाँ पर सर्वोपरि माना था। लेकिन अब जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने की यहाँ पर अपनी इच्छा दर्शा चुके हैं, तो पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस बार फिर लोकसभा चुनाव में वो दांव पे लगा सकते हैं, क्योंकि 2 बार इससे पहले उन्हें बड़ी हार यहाँ पर मिल चुकी है। एक बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिल चुकी है, दूसरी बार पिछली जो सीट थी उसमें कह सकते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है रेणुका रावत, वही सीट से चुनाव लड़ी थी, और भारी मतों से उनको भी हराने का बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान के सामने, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दोनों नेताओं में से किसको टिकट यहाँ पर दिया जाए। और प्रदेश के भीतर अभी से इस बात की चर्चा यहाँ पर चलने लगी है कि दोनों वरिष्ठ नेता हैं, और अगर जीत कर आते हैं या फिर उन्हें जिसको टिकट यहाँ पर दिया जाता है, वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पार्टी बिल्कुल है। देखना होगा कि पार्टी इस मसले को कैसे सुलझाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।